ऐसे इस तरह से। अब यहां से निकलने वाली बल रेखाएं सरफेस के लंबवत पास हो जाएंगी इस सरफेस पर ऐसे ही S1 एंड S2। एक भी बल रेखा S1 S2 से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ब्रैकेट में विद्युत प्लस उस वस्तु के अंदर उपस्थित आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होती है। ये है गॉस की प्रमेय। अब तो इसमें एक बात पेपर में भी देख सकते हैं, मेरे अंदर को आप क्या समझ रहे हैं कि ये बल रेखा है, तो इस तरह से बेटा इसके लंबवत पास है और यही बल रेखा अगर ऊपर से पास इस तरह से जाती है तो जो ऊपर का सरफेस S1 इसके समांतर है। लेकिन जैसे ही बच्चों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल राय सर क्लासेस पर। आज मैं आपको आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में स्पष्ट करता हूं। क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको कहते हैं बेटे चार्ज डेंसिटी। देन इसके बाद मेरा जो नया टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स। लेकिन उसके पहले हम इस पर संक्षिप्त में बात करते हैं। माना कि यह कोई चालक छड़ है और माना कि बेटा इसकी लंबाई L है। इसी प्रकार से हम एक चादर की बात करते हैं। चादर में बेटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल माना कि A है और त्रिविमीय वस्तु जिसमें आयतन होगा तो हम एक वस्तु की कल्पना करते हैं जिसका आयतन है V है। ये हमारे पास तीन तरह की वस्तु है। इसमें सिर्फ लंबाई है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है अर्थात यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात आयतन हो जाएगा। अब हमने इस चालक छड़ को प्लस क्यू आवेश प्रदान किया, इसे भी प्लस क्यू आवेश प्रदान किया और इसको भी हमने प्लस क्यू आवेश प्रदान कर दिया। क्या होगा फिर आवेश का प्रति एकांक लंबाई पर जब हम छड़ की बात करेंगे तो आवेश की मात्रा समान रूप से वितरित होगी। इसी प्रकार से जब इस चादर की बात करेंगे तो यहां भी जो क्षेत्रफल है प्रति एकांक क्षेत्रफल है उस पर आवेश समान रूप से वितरित होगा। और सेम इसी पर भी कि अगर कोई आयतन वाली वस्तु है जिसमें तीन विमाएं होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, तो इसमें हम आवेश प्रदान करेंगे तो ये भी समान रूप से वितरित होता है। अब माना कि इसकी बात करते हैं कि टोटल लंबाई कितनी है, L लंबाई। L लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो सपोज दैट ये कितनी हमने सपोज करी Q। कुल मिलाकर लंबाई कितनी है L और इस संपूर्ण लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है। तो एकांक लंबाई पर आवेश की कितनी मात्रा होगी, एकांक पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा Q बाई L। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को कहा जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो इट इज लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। ये फार्मूला बेटे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ की बात करेंगे तो लंबाई के स्थान पर क्षेत्रफल हो जाएगा और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से इक्वल टू Q बाई A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबाई है एकांक लंबाई पर और इधर हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर। इसी प्रकार से जब हम आयतन की बात करते हैं तो इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल टू फाइंड हो जाएगा Q बाई V हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूले हैं, लेकिन यह लंबाई की कंडीशन में है, यह क्षेत्रफल की अवस्था में है और यह आयतन की अवस्था में है और इन तीनों को ही कहते हैं क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिंपली बात करते हैं तो प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल अथवा प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को कहा जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। लंबाई की कंडीशन में लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्षेत्रफल की कंडीशन में हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और आयतन की कंडीशन में इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, तो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मीटर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर होगा। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्या होगा बेटे, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा और यहाँ पर होगा कूलाम प्रति आयतन के लिए आपको मालूम है घन मीटर आएगा। इस प्रकार से हमने अभी क्या बात करी, एक छोटा सा प्रश्न था आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं बेटे, विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी सहायता से हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो इसके पहले विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक टफ कॉन्सेप्ट है बट मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को यह पूरी तरह से मैं स्पष्ट कर दूंगा। विद्युत फ्लक्स, उसके पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सपोज दैट किसी वस्तु को हमने आवेश प्रदान किया है, कितना आवेश प्रदान किया है बेटा, प्लस क्यू। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, इस वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब क्या होगा, एकांक धनावेश की अलग अलग बिंदुओं पर कल्पना कीजिए। चूंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः यह एकांक आवेश
प्रतिकर्षित होगा और जिस दिशा में एकांक धन आवेश प्रतिकर्षित होगा वही होती है क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अर्थात ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है क्या है ये बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दिशा में आगे की तरफ जा रही हैं। इनके सामने हमने एक वस्तु की कल्पना की। सपोज दैट कोई वस्तु है, वस्तु किसी भी आकार की हो सकती है। सुविधा के लिए हम इसको आयतन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इसमें 3 सरफेस है। ऊपर का सरफेस सर्कुलर सरफेस S1, नीचे का ये भी सर्कुलर सरफेस बेटा S2 है, और जो बीच का आप देख रहे हैं कर्व सरफेस है, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने किससे, S3 से। अब ये जो रेखाएं हैं बेटा इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। इसके 3 पृष्ठ हैं, तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरी फिंगर को देखें, फिंगर का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कर्व सरफेस S3 से होकर गुजर जाएंगी। विद्युत फ्लक्स है क्या, इस पर अपन बात कर रहे हैं। किसी पृष्ठ से, पृष्ठ इसमें 3 है, कभी कभी आपके सामने एक पृष्ठ होगा, कभी कभी आपके सामने 2 पृष्ठ होंगे। यहां मैंने बेहतर स्पष्ट करने के लिए 3 पृष्ठ लिए हैं, S1, S2 एंड S3। तो जो बल रेखाएं हैं या क्षेत्र रेखाएं बेटा, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं पृष्ठ S3 से होकर निकल जाएंगी, और एक भी बल रेखा S1 और S2 से नहीं गुजर रही है। क्या परिभाषा बनती है विद्युत फ्लक्स की, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो S1 और S2 से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है। जितनी भी बल रेखाएं हैं ये सभी बल रेखाएं कौन से पृष्ठ से पास हो रही है बेटा, S3 से पास हो रही है। और अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें और यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख देता हूं तो यही बल रेखाएं अब S1 से पास होंगी, एंटर करेंगी और S2 से बाहर निकल जाएंगी। एक भी बल रेखा S3 से होकर नहीं गुजर रही है। तो इस अवस्था में S1 और S2 इन दोनों का जो विद्युत फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, और जो S3 है उसका विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब इसे हम बेटे फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। विद्युत फ्लक्स का संबंध किससे है, संख्या से है। किसकी संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं। तो चूंकि संख्या है अतः यह एक अदिश राशि होगी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। यह अदिश राशि जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई ई के साथ। अब यह राशि 2 अन्य राशियों पर डिपेंड कर रही है। वो 2 राशि कौन सी है कि यहां से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है, और इसका अर्थ होता है, इसका संबंध होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। जितनी अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। और हम जानते हैं कि यह एक सदिश राशि है, तो यह अदिश राशि मींस विद्युत फ्लक्स डिपेंड कर रही है एक सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। दूसरी जो राशि है उस पर भी बात करते हैं। क्षेत्र रेखाएं कहां से गुजर रही हैं, यह डिपेंड करेगा कितनी गुजर रही हैं, यह डिपेंड करेगा कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा बल रेखाओं की संख्या उतनी अधिक होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी विद्युत फ्लक्स का मान उतना अधिक होगा। क्षेत्रफल को हम छोटा कर दें, जैसे यहां पर आप देखें मैंने क्षेत्रफल को बेटा छोटा कर दिया। इसी कंडीशन में अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूं तो अब क्षेत्र रेखाएं जो S3 से पास हो रही थी उनकी संख्या घट जाएगी। अर्थात विद्युत फ्लक्स 2 राशियों पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर और दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। और आपको याद होगा 11वीं क्लास में आपको स्टडी की है आपने कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है। इसका मतलब है कि एक अदिश राशि 2 सदिश राशियों पर निर्भर कर रही है। अर्थात यह क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल है। सो इसे फार्मूले के रूप में किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फार्मूले के रूप में देखते हैं। एक सदिश राशि विद्युत फ्लक्स डिपेंड कर रही है 2 सदिश राशियों पर, मींस इसका फार्मूला होगा बेटे फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, और इस पर वेक्टर का साइन आएगा। याद करें आप लोग 11वीं क्लास की स्टडी, ए डॉट बी के इक्वल क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड का साइन मैंने हटा दिया है।
दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश होता है या सदिश भी होता है। जब सदिश होता है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश होता है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह अदिश राशि डिपेंड कर रही है दो सदिश राशियों पर, और सदिश राशि क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको बेटे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, ज्ञात है आपको, ये हो जाएगा फाई ई का मान ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां हमें समझना है बेटा कि थीटा क्या है, थीटा क्या है। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके से यहां स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमें याद होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश राशि है तो उसकी दिशा क्या होती है। किसी भी क्षेत्रफल की बात करें, जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पर क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसको बताने के लिए इस पेन का सहारा लेते हैं। जो पेन की दिशा है, मेरे मार्कर पेन की दिशा है, ये क्या है? क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात उसके लंबवत आपको एक रेखा की कल्पना करना है। एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि यदि यह एक वस्तु है, इसमें बेटे तीन प्रश्न हैं, S1, S2 और कर्व S3। इन तीनों क्षेत्रफलों पर आपको लंब की कल्पना करना है। ये जो मैं लंब बना रहा हूं, यही वास्तव में तीनों पृष्ठों के लिए क्या है? यही तीनों सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं, अर्थात। और यहां से जो बल रेखाएं निकल रही थी, प्लस क्यू आवेश इसके पास है, ये बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैंने तीर का प्रयोग किया है। पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब, ये क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त कर रहा है। दूसरा बल रेखाओं की दिशा, तो क्या इनके बीच में S3 की अवस्था में आप देख सकते हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है? दोनों के बीच में बल रेखाओं के बीच में और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन S3 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहां 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और S2 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पुनः 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा क्या है मैं आपको यहां क्लियर करता हूं, स्पष्ट करता हूं। वेयर व्हाट इज थीटा? क्षेत्र रेखाओं और पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब। याद रखें, पृष्ठ पर आपको अभिलंब खींचना, क्यों खींचना है अभिलंब? इसके लिए हमें क्षेत्रफल सदिश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्षेत्रफल के लिए सदिश की दिशा कहां होती है? उसके तल पर आपको एक अभिलंब खींचना पड़ता है। तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे हमने व्यक्त किया है थीटा से। अब पहला जो सरफेस है S1, यहां थीटा बेटा 90 डिग्री बनेगा। दूसरा सरफेस है S2, इस पर भी 90 बनेगा, और जो तीसरा सरफेस है यहां पर कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। और चूंकि विद्युत फ्लक्स है क्या, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या, जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं, स्पष्ट होता है कि ये S3 से ही गुजर रही है। और इसको हम बेटा फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। S3 के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, जबकि S1 और S2 के लिए मिनिमम होगा, 0 होगा। तो इसे फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। फॉर S3 के लिए थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और S1 S2 दोनों के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 डिग्री। अब यहां पर थीटा के रिप्लेस में आप 0 डिग्री पुट करें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अतः फाई की वैल्यू हो जाएगी E इंटू S। जबकि 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो फार्मूले के थ्रू भी आपको क्लियर हो गया कि S1 और S2 यहां से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, क्योंकि यहां से दो बातें हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री है और cos 90 का मान 0 होता है। और आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि संपूर्ण बल रेखाएं केवल कर्व सरफेस S3 से ही गुजर रही है, S1 और S2 से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जो सरफेस है उसकी पोजीशन क्या है। सपोज दैट मेरा हाथ सरफेस है, मेरे हाथ को सरफेस समझे आप, पेन को बल रेखा समझे, तो क्या सरफेस की जो कंडीशन है बल रेखाओं के लंबवत है? बड़े ध्यान से सुने बेटा, सरफेस की जो कंडीशन है क्या बल रेखाओं के लंबवत है? तो बिल्कुल इसका जवाब हाँ है। लेकिन जब हम S1 और S2 की बात करते हैं तो निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं S1 और S2 दोनों के ही समांतर हैं। इसको मैं आपको एक अन्य डायग्राम के थ्रू भी बताने का प्रयास करता हूं। बच्चों एक सरफेस की बात करते हैं, ये पेपर है, इसको मैंने
सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं 3 सरफेस है। ये सरफेस जो मैं जिस पर हाथ चला रहा हूं ये है कर्व सरफेस, और ये सरफेस बेटा सर्कुलर हो जाएगा और ये भी सर्कुलर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में यह बल रेखाओं की दिशा है, फर्स्ट कंडीशन में देखो, और पेपर को मैंने इस तरह से पकड़ रखा है, इस तरह से मैंने पेपर को पकड़ रखा है, ऐसे इस तरह से। अब यहां से निकलने वाली बल रेखाएं सरफेस के लंबवत पास हो जाएंगी, किस सरफेस पर, S3 के, S1 एंड S2। एक भी बल रेखा S1 S2 से नहीं गुजर रही। अब ये बल रेखाएं क्या S3 के लंबवत हैं? तो इसमें एक बार पेपर में भी देख सकते हैं, मेरी फिंगर को आप क्या समझ लें कि ये बल रेखा है, तो इस तरह से बेटा इसके लंबवत पास हो रही। और यही बल रेखा अगर ऊपर से ऐसे इस तरह से जाती है तो जो ऊपर का सरफेस है S1 इसके समांतर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस कंडीशन में लाता हूं, यदि इस कंडीशन में लाता हूं बेटे, तो यही बल रेखा अब S1 के लंबवत है और S2 के भी लंबवत है। नाउ इसको कन्वर्ट करके मैं हॉरिजॉन्टल रख लेता हूं। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में S1 के लंबवत हो जाएगा और S2 के भी लंबवत, लेकिन इस समय जो कर्व सरफेस है क्षेत्र रेखा है उसके समांतर होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं उस कंडीशन में थीटा का मान 0 डिग्री होता है, और जो विद्युत फ्लक्स है उसकी वैल्यू सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। जबकि पृष्ठ समांतर होता है तो उस समय थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो 90 डिग्री होती है, एक भी बल रेखा उसमें से पासेस नहीं होती है, और इस समय विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में एक बार और आपको रिवाइज करता हूं। क्या है विद्युत फ्लक्स? किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह 2 सदिश राशियों पर डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल। इसको आप इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है? क्षेत्र रेखा और पृष्ठ के तल पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, उसे क्या कहा गया है? थीटा कहा गया। अब विद्युत फ्लक्स का क्या यूनिट बनेगा, क्या इकाई बनेगी? तो इस फार्मूले से हमें पता चलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है, याद करो आप लोग, न्यूटन प्रति कूलम होती है, और क्षेत्रफल की आपको पता होगा मीटर स्क्वायर हो जाए। इस प्रकार से इसकी इकाई क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे बना ये? ई का क्या होता है? N/c, न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इस तरह से आज मैंने आपको अभी विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। उसके पहले मैंने आपको बताया था अब इसके पृष्ठ घनत्व के बारे में। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इसी क्वेश्चन का अगला भाग है, इसका हम वहां उपयोग करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पूरे चैप्टर में बात करते हैं तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। व्हाट इज गॉस थ्योरम? इसका स्टेटमेंट आपको लिखने को आएगा, देन उसको प्रूव करने के लिए आएगा। तो गॉस थ्योरम को पहले हम स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा, देन फिर उससे बेटा प्रूव करेंगे। क्या है गॉस प्रमेय का कथन? मैथमेटिकली बात करते हैं, देन उसको बेटे फिर हम प्रूव करेंगे। गॉस प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिख रहा हूं पहले मैं। गॉस प्रमेय का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गॉस प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। मैथमेटिकली लिख देता हूं पहले बेटे मैं। आई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, ये इसका मैथमेटिकली फॉर्म है। अर्थात कितना होगा विद्युत फ्लक्स, इसको बताने के लिए गॉस ने एक थ्योरम रिप्रेजेंट की। सपोज करें कि किसी पृष्ठ के अंदर, यह कोई पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी दिशाओं में लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी। यह पूरा पृष्ठ, इसको रिप्रेजेंट किया एस से, और ध्यान देने वाली बात है बेटा यह वृत्त नहीं है, यह एक गोला है। यहां से कुछ दूरी पर, सपोज करें कि कुछ दूरी पर आर, और इसी पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से। इसी बिंदु पर एकांक धनावेश की बात करते हैं तो इससे पता चल जाएगा
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, संक्षेप में कहें तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 टाइम्स, यानी कि गुना होता है। एक बार और सुने, क्या है कथन? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ब्रैकेट में विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 यानी कि 1/ε0 गुना होती है। ये है गॉस की प्रमेय। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना कि एस कोई पृष्ठ है, इसके अंदर बिंदु O है, उस पर हमने प्लस क्यू आवेश की कल्पना की। R दूरी पर एक अल्प पृष्ठ ले लिया बेटा ds, इसी बिंदु पर हमने एकांक धनावेश की कल्पना की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। ओके, देन अब पहले हम अल्प पृष्ठ के लिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अल्प पृष्ठ ds से बद्ध लिख सकते हैं, संबद्ध लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स। चूंकि अल्प पृष्ठ की बात हो रही है, विद्युत फ्लक्स का नॉर्मल फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, इस पर वेक्टर का साइन लगता है, लेकिन हम अल्प पृष्ठ की बात कर रहे हैं बेटा, इसलिए यहां पर आप डी का यूज करेंगे, तो ई इंटू डी एस हो जाएगा, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर आप वेक्टर का साइन यूज करेंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस अल्प पृष्ठ का। अब इसको वेक्टर को सोल्व करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा किसके इक्वल चल रहे हैं बेटे? डी फाई ई के इक्वल चल रहे हैं। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, थीटा को समझना है। क्या है थीटा? ठीक इसी बिंदु पर आपने एक अभिलंब की कल्पना की, किसी बिंदु पर जहां पर मैंने P लिखा है, यहीं पर आप एक अभिलंब की कल्पना करेंगे। क्षेत्र रेखा और अभिलंब के बीच का कोण कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा। आपको यहां लिखना पड़ेगा कि थीटा का मान 0 डिग्री है, इसलिए डी फाई ई का क्या हो जाएगा मान? ई इंटू डी एस cos 0, और cos 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है, सो दैट इट इज E इंटू डी एस। ये विद्युत फ्लक्स है, लेकिन किसका है? अल्प पृष्ठ का है, और हमें चूंकि सॉल्व करना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अतः हमें इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे बेटे, फाई हो जाएगा, यहां इंटीग्रेशन का साइन आएगा ई डी एस, और चूंकि हम पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठ के समाकलन के लिए आपको यहां एक साइन देना पड़ता है, पृष्ठ का आपको नाम लिखना पड़ेगा, एस हो जाएगा, पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करें? फाई ई इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? ds बचेगा। अब ds का इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, ds का इंटीग्रेशन कितना होगा? ओनली s हो जाएगा। वेयर व्हाट इज s? s क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि s की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर होगी, तो यहां s की वैल्यू आपको पुट करना है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है E। तो E क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु O है, यहां से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू पहले से ही सॉल्व करके लिख सकते हैं, और अगर कभी आप पहले नहीं लिख पाते हैं तो इसको हम अभी भी लिख सकते हैं। मतलब रटने का कोई मैटर नहीं है, हमें दो क्वांटिटी की वैल्यू रखना है, एक E की वैल्यू पुट करना है बेटे और एक S की। तो किसी भी समय आप E की वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी समय आप S की वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर मैं अभी बात करूं तो चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण कितनी होती? 1/4πε0 K एंड Q बाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होगा। तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट कर दें, देयरफॉर फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट कर दें, दो वैल्यू में एक साथ पुट कर रहा हूं, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, Q बाई
आर स्क्वायर एंड आल्सो एस की वैल्यू कितनी बेटे 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वांटिटी कैंसिल कर दें, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट विल बी आई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सभी क्वांटिटी कैंसिल हो जाती हैं, के बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा और बाकी सभी कैंसिल हो जाते हैं। और आपको पता है के का क्या होता है बेटा, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वायु और निर्वात में एक होती है। तो वायु या निर्वात के लिए हम के की वैल्यू पुट करेंगे और इसका मान एक हो जाएगा। सो देयरफॉर फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये गॉस थ्योरम हमने सॉल्व कर दी। इसको एक बार और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसे हम एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। माना कि एस एक पृष्ठ है, इसके बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश की हमने कल्पना की, आर दूरी पर एक बिंदु P है और यहां ठीक उसी बिंदु पर एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना की। इसी बिंदु पर एकांक धनावेश ले लेते हैं, धन प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होगा, इस कारण से यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि आप इस बिंदु को कहीं और लेना चाहें तो यहां कहीं भी ले सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो क्षेत्र रेखा है वो सभी दिशाओं में बाहर की तरफ निकलेगी लंबवत। तो किसी भी बिंदु पर आप बात करेंगे तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब, दोनों के बीच में किसी भी कंडीशन में बात करेंगे तो ऑलवेज थीटा कितना होगा बेटा 0 डिग्री होगा। अब अल्प पृष्ठ से शुरू करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हम इसको डी फाई से लेते हैं, तो हमें प्रूव करना है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। अल्प पृष्ठ है इसलिए फाई के रिप्लेस में हम क्या लेंगे बेटा डी फाई ले लेंगे। और विद्युत फ्लक्स का नॉर्मल फार्मूला आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है ई इंटू एस, ई डॉट एस होता है। अल्प पृष्ठ के लिए आप डी का यूज करेंगे। अब इसको वेक्टर से हटाकर रिमूव कर दीजिए तो कोस आ जाएगा। थीटा के बारे में अभी हमने बात करी, किसी भी बिंदु पर हम थीटा की बात करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा 0 डिग्री आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये अल्प पृष्ठ है, इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ में ले जाना है, अतः इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का साइन ये क्यों लगाया मैंने, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए हमें सरफेस का साइन लेना पड़ता है, साथ में सरफेस का नाम भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ई बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन कितना होता है s होता है। अब E और S दो चीजें हमारे पास आती, दो क्वांटिटी आती। E का मतलब क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ में S क्या है पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सभी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा Q एप्सिलॉन नॉट एंड K बचेगा। और वायु निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से ये बेटा गॉस की प्रमेय हमने सिद्ध कर दी। तो आज की जो स्टडी है, आज का जो मेरा वीडियो है, उसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में बात की थी। देन उसके बाद मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विद्युत फ्लक्स। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बना गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हमने सोल्व किया, इसको प्रूव किया। और आगे जो क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस में बेटे गॉस की प्रमेय का यूज होगा। सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं ताकि पूरा कोर्स आपका इंक्लूड हो सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।